हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट किया था और किंग प्रॉपर्टी देख लिया था। बेसिकली किंग प्रॉपर्टी नंबर 4 था। आज हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या? तो ये इवन ऑड की प्रॉपर्टी है, इवन ऑड फंक्शन पे बेस्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या बोलता है, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, डेफिनेट, और उसकी लिमिट -a to a हो, fx dx, इसको आप दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। कब? व्हेन fx इज इवन। ठीक है, मीन्स जो अंदर वाला फंक्शन है वो इवन फंक्शन है और 0 हो जाएगा। मतलब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा। कब? व्हेन fx इज ऑड फंक्शन। ठीक है, बेसिकली फंक्शन में लिख सकते हो यहाँ भी फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ से आया है, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y इक्वल मॉड x। ठीक है, तो आपको पता है कि मॉड x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है। कैसे बनता है? कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि मॉड जो होता है इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। ठीक है, और अगर हम लोग इवन फंक्शन के फंडामेंटल में जाएं तो इवन फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, y इक्वल fx है, और x की जगह आपने -x रिप्लेस किया फंक्शन में, मीन्स f ऑफ -x किया, और दोबारा आपको fx मिल जाए, तो फंक्शन कैसा होगा? इवन होगा। ठीक है, ऑड कब होगा? जब आप फंक्शन के अंदर मीन्स fx के अंदर फंक्शन के अंदर -x रिप्लेस कर रहे हो और क्या मिल रहा है? -fx मिल रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा? ऑड होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। इसको ऑड बोलेंगे, इस केस में इवन बोलेंगे। तो अगर हम y इक्वल मॉड x के जगह पे -x रिप्लेस करते हैं तो दोबारा क्या मिलने वाला है आपको? मॉड x ही मिलने वाला है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? इवन होगा। इसका ग्राफ ये बनेगा। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली आप फील नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छे से, ताकि आप फील कर पाओ। ठीक है, मॉड x का ग्राफ ये कुछ इस तरह, बिल्कुल ये सिमेट्रिक होता है। अभी कुछ खास नहीं बना है, बट ये चलो ठीक है, मैं दोबारा नहीं बनाने वाला हूँ। अगर मैं इसको -a to a, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो आपको लिमिट -a to a जाना है। ठीक है, और इसके अंडर, मतलब इस ग्राफ के अंडर का एरिया जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपको -a to a क्या एरिया दिख रहा है? ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ये कैलकुलेट करना है। तो आप बजाय यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, आपको पता है कि ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होगा क्योंकि इवन फंक्शन है। ठीक है, -a to 0 वही एरिया होगा जो 0 to a होगा। ठीक है,
तो आप डायरेक्ट अगर फंक्शन इवन है तो इसका मतलब हमेशा इस टाइप का जो है कुछ बनेगा। जो भी फंक्शन इवन होता है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब आपको -a to a ना जाके 0 to a जाओ और उसका डबल कर दो, ठीक है, क्योंकि एरिया डबल हो जा रहा है बेसिकली। -a to 0, 0 to a ना जाके आप 0 to a जाओ और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो -a to a तक का एरिया आपको कैलकुलेट कर लोगे। तो यही है कि फंक्शन जब इवन होता है तो क्या करते हैं, आप -a to a ना जाके 0 to a जाओगे, ठीक है, और fx कर लो, ये तो एरिया निकल गया, ठीक है, और इसको अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। कब? जब फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा, ठीक है। तो ये फील फैक्टर है बेसिकली, आपको प्रॉपर्टी में ये याद रखना है। फिर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो -a to a fx dx, तो 2 टाइम्स आप 0 to a fx dx कर सकते हो। कब? जब fx इवन होगा। और इसका आंसर 0 कब आता है, जब fx जो है ऑड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है इवेल्यूट -1 to 1 x³ + 5x + sin x, ठीक है, dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है कि लिमिट जो है वो -a to a है, ठीक है। लिमिट -a to a है, a की जगह क्या है, 1 है। तो लिमिट -a to a है, इसका मतलब आपको इवन और ऑड के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी सोच सकते हो कि अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें फंक्शन को इवन या ऑड दिखाएं, उसके लिए मुझे f ऑफ -x देखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं अलग अलग कर लेता हूँ इनको, मतलब ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन तो हर फंक्शन में क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो ये इंटीग्रेशन x³ पे भी जाएगा, ये इंटीग्रेशन जो है 5x पे भी जाएगा, 5 बाहर x, ये इंटीग्रेशन sin x पे भी जाएगा, ठीक है। और बीच में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और लिमिट सबकी क्या होगी, -1 to 1, यहाँ भी -1 to 1, यहाँ भी -1 to 1, ठीक है। यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, और यहाँ भी dx। अब इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x³ क्या है, ऑड है, ठीक है। तो -1 to 1 अंदर वाला फंक्शन क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, खत्म। प्लस x पे पावर 1 क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, और ये -1 to 1 है, इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 0। प्लस साइन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ये भी क्या है, लिमिट -a to a है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो ओवरऑल आंसर क्या है, 0। बिना कैलकुलेट किए आप ये जान पाए हो कि इसका आंसर क्या है, 0 है, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से भी करते तो इसका आंसर 0 ही आता, ओके। तो यहाँ पे इवन ऑड प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। बेसिकली इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कैलकुलेट करना है, क्या, -π/4 लिमिट है टू π/4, और अंदर वाला फंक्शन क्या है, x³ साइन पे 4x dx। इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, मुझे ओवरऑल इस फंक्शन को देखना पड़ेगा कि ये इवन है या ऑड है। तो आप देख सकते हो x³ क्या है, ऑड फंक्शन है। अच्छा, साइन x होता तो क्या होता, ऑड फंक्शन होता, बट इस पे पावर क्या है, 4 है, मतलब इवन है। तो ऑड पे पावर इवन है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक फंक्शन है ऑड, दूसरा फंक्शन है इवन, इनका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, ऑड। भाई ऑड इनटू इवन क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑड। तो अंदर वाले फंक्शन के बारे में पता चल गया, ओवरऑल ये फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है। लिमिट है -a to a, मतलब -π/4 to π/4, और अंदर वाला फंक्शन क्या है, ऑड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओवरऑल 0, बिग ज़ीरो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 0। तो आप देख सकते हो इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगाना कितना आसान है, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चन किस प्रकार सिंप्लीफाई हो जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट व्हाट -π/2 to π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूँ, अत्यंत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना आ जाए पहले। तो देखो यहाँ भी क्या है, -a to a है, इसका मतलब आपको चेक करना होगा कि अंदर वाला फंक्शन इवन है ऑड है। तो आप देख सकते हो साइन एक्स तो ऑड होता है, उस पर पावर इवन है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अंदर वाला फंक्शन इवन है, तो इवन वाली प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप -a to a कोई फंक्शन है और अंदर वाला फंक्शन क्या है, -a to a लिमिट है और अंदर वाला फंक्शन जो है इवन है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a जा सकते हो, मतलब 0 to π/2 जा सकते हो, और अंदर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, थोड़ा सा आसान हुआ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है, तो लिमिट है 0 to π/2, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, बट साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जब बाहर जाएगा, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको अब इसका जो है क्या देखना है, इंटीग्रेशन देखना है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो सकता है। साइन स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो, ठीक है। अब 1 का जो इंटीग्रेशन होगा, जो कि dx मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा x, और x पे जो लिमिट होगा 0 to π/2, ठीक है, बीच में है प्लस। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, बट x का जो कोफिशिएंट है 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो लिमिट होगा वो होगा 0 to π/2, मतलब ये अभी अप्लाई करना है लिमिट। अब आंसर देख लेते हैं, तो पहले अपर लिमिट आता है, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो π/2, इसका आंसर है π/2, ठीक है, प्लस π/2 पुट करना है, तो 1/2 पहली बार, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे x की जगह π/2 रखना है, तो साइन पाई होगा, साइन पे क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 मिलने वाला है, और 0 पुट करने पे 0 मिलेगा ही, तो ओवरऑल 0, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, π/2 हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, बेसिकली ये लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाफ लिमिट करने वाली प्रॉपर्टी है, लिमिट को हाफ कर देता है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास 0 से लेकर 2a तक जो है कोई लिमिट है f(x) dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख पाओगे वो देखते हैं। तो आप इसको 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to a, मतलब इस लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं, ठीक है। कब इफ f 2a - x क्या हो, f(x) हो, ठीक है। और इसका आंसर 0 आ जाएगा कब, इफ f ऑफ 2a - x क्या हो, -f(x) हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx होगा। बेसिकली आप लिमिट को हाफ कर सकते हो कब, जब f के अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है, x की प्लेस पे 2a - x रिप्लेस करेंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, f(x) के बराबर, तब आप ये लिख पाओगे। अदरवाइज इसका आंसर 0 होगा कब, जब f के अंदर x की जगह पे 2a - x रिप्लेस करेंगे और इसका आंसर -f(x) होगा, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। बेसिकली रिमूवेबल ऑफ x भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमूवेबल ऑफ x। जैसे कि अगर आपको डिनोमिनेटर में कहीं पे x दिख जाएगा तो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है।
अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा करना क्या है आपको। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन क्या है 0 to पाई, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर देख सकते हो x आया ऊपर, ठीक है। तो आप इस x को रिमूव करने के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, जब भी 0 से 2a होगा तो आप कभी भी लिमिट को हाफ कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे x देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको i सपोज करके सॉल्व करूँगा कि मैं i को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि आप कभी भी लिमिट को हाफ कर सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही देखना है आप यहाँ पे कर क्या सकते हो। एक बार मैं x की जगह पाई माइनस एक्स कर ही लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे 2a अगर है, मतलब जो भी लिमिट ऊपर है, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ f की जगह, मतलब x की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। i इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं पाई माइनस एक्स करके देख लेता हूँ, ठीक है। पाई माइनस एक्स करके देख लेता हूँ। तो अगर मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि f2a माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स आया, तब तो आंसर 0 होगा। अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा 202a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, बेसिकली मैं चेक कर लेता हूँ इस वाले फंक्शन को। तो फंक्शन के नाम पे क्या है, फंक्शन के नाम पे है x डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो फंक्शन की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं किंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ क्योंकि x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले किंग लगाता हूँ, किंग। तो किंग कॉन्ग क्या बोलते हैं, i इक्वल कभी भी आप 0 to पाई है, ठीक है, मतलब 0 to a है, तो क्या लिख सकते हो आप, x की जगह a माइनस एक्स कर सकते हो। तो x की जगह a माइनस एक्स, तो a की जगह पाई है, तो पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा i इक्वल पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हो। तो जब ये ऐड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड i और i 2i, ठीक है। और यहाँ क्या होने वाला है 0 to पाई, लिमिट 0 to पाई यहाँ भी, 0 to पाई यहाँ भी है। अच्छा, जब ये और ये ऐड होगा तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ये और ये देखो सेम है। ऊपर क्या होगा x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल आउट, पाई बचेगा, ऊपर बचेगा पाई। इस पाई को मैं बाहर कर देता हूँ, तो ओवरऑल बचेगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब जो है आप क्या कर सकते हो, 2i इक्वल दिस मच हो गया, ठीक है। बट आपको इसका आंसर चाहिए, जब इसका आंसर निकलेगा तभी आप i कैलकुलेट कर पाओगे। बेसिकली i इक्वल दिस मच है, ठीक है। तो आपको i सॉल्व करना है, क्या करना है, i सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखो जो भी अंदर वाला फंक्शन है, यहाँ पे शायद अब आप प्रॉपर्टी 6 लगा सकते हो। यहाँ पे जो फंक्शन है वो दिख रहा है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये है। अब मैं देख लेता हूँ कि लिमिट क्या है, लिमिट तो पाई है, लिमिट क्या है, पाई है। तो अब मुझे क्या करना है, एफ एक्स की जगह पाई माइनस एक्स सोचना है, और देखते हैं कि इस ऐसा करने से फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है। ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो बेसिकली क्या मिलने वाला है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही मिलने वाला है। इसका मतलब फंक्शन जो था, ठीक है, पाई माइनस एक्स करने पे वही मिला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 यूज़ कर सकते हो कि फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स करने पे
फंक्शन के अंदर क्या है, एफ एक्स ही आया है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ पाई। 2 जब बाहर आता है तो लिमिट क्या होता है, हाफ हो जाता है। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ओवरऑल आपके पास 2i इक्वल दिस मच है, ठीक है, दिस मच। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i की वैल्यू, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको यही सॉल्व करना है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई तो बाहर है, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। सेक स्क्वायर से या तो मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर डी एक्स अपॉन 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर एक्स का तो 1 होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल नीचे क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये हो गया पाई 0 टू पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब जो है आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेक और 10 में बदल गया तो 10x को t मान लेते हैं, ठीक है, 10x को t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी टी होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूँकि 10x को t माने हो तो लिमिट भी चेंज होगा, इसका लिमिट भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो लिमिट में क्या बदलाव होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम t की जगह x की जगह 0 रखते हैं तो tan 0 क्या होगा, 0 होगा। तो लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट 0 ही होगा। तो लोअर लिमिट में तो कोई चेंज नहीं है, वो 0 ही होगा, ठीक है। अपर लिमिट की बात करते हैं, x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 2 इन्फाइनाइट होता है, तो t की जगह इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो अपर लिमिट इन्फाइनाइट हो गया। अच्छा, यहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बन जाएगा, तो ऊपर जो है डी टी बन गया, ऊपर डी टी बन गया, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे 2 को तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 10x की जगह t माने हो तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आई है, i की वैल्यू। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाहर क्या है, पाई है, ठीक है। अब जगह थोड़ा सा कम है तो कहाँ पे सॉल्व किया जाए इसको। अब मैं लिमिट की वैल्यू नहीं पुट करूँगा, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये है डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जैसा, या फिर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आई का आंसर जो होगा, पाई तो है ही, ठीक है, इसका जो आंसर होगा 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स बाई ए का मतलब टी बाई ए का मतलब √2, ठीक है। और इस पे जो लिमिट होगा, लिमिट क्या होगा, लिमिट है 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ से हम लोग आते हैं, जगह कम है, जगह ऊपर हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिमिट ही लगाना है, तो लिमिट लगा देते हैं, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट बनेगा। टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होगा, पाई बाई 2। और जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवर आपको मिलेगा आई की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। आई की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, पाई, और टी की जगह आपको क्या रखना था, इनफाइनाइट रखना था, तो पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट पाई बाई 2, 1 अपॉन √2 इंटू पाई बाई 2,
ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, अच्छा लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो टी की जगह जीरो पुट करने पे क्या होगा, टेन ओवर जीरो होगा। टेन ओवर जीरो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया। तो ओवरऑल जो आंसर आया आपका वो आया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर ये है पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें हम लोग किंग प्रॉपर्टी भी यूज़ किए हैं और प्रॉपर्टी नंबर 6 भी यूज़ किए हैं, जो बेसिकली हाफ लिमिट की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल देखते हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये देखना है एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का अगर एग्जांपल देखना है आपको, ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, जैसे इसका पहले देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अगर लिमिट है आपका 0 to NT और यहाँ पे है fx dx। ठीक है, और आपको पता है कि fx इज़ अ फंक्शन ऑफ पीरियड t, then we can write 0 to NT fx dx equal n times of 0 to t लिमिट 0 to t fx dx। ठीक है, अब इसको फील करते हैं, फील फैक्टर। ठीक है, मैं जो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कुछ ऐसे बनता है, आपको पता ही होगा, फंक्शन मैंने बताया था। ठीक है, ऐसे बच्चों के झुंझुने टाइप के, ये बनता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, आपको पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है, पीरियड वो कितना होता है, 1 होता है। t की वैल्यू क्या है, 1। तो जब भी आपको इस तरह कुछ दिखे, तो जो लिमिट होता है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, उसका मतलब क्या है कि आपको इस लिमिट के अंतर्गत fx को कैलकुलेट करना है। fx को कैलकुलेट करने का मतलब आपको लिमिट 0 to NT में जो फंक्शन है fx, उसका एरिया कैलकुलेट करना है, बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन के नाम पे क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है, ये हमको पता है। ठीक है, 0 से लेके NT, सपोज n की जगह मान लो 5 है, तो 0 से लेके 5 तक आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 4, एक और बना लेते हैं, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ तक आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करना है 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये एरिया कैलकुलेट करोगे, ये एरिया कैलकुलेट करोगे, ये एरिया कैलकुलेट करोगे, ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक पहुँच जाओगे आप। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि n का मतलब यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब आपको बेसिकली इस 5 ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, 0 से लेके 1 तक जाके एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे ओवर एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही बोल रहा है, अगर कोई फंक्शन है जिसका पीरियड t है और आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो बिटवीन द लिमिट 0 से लेके NT तक, तो आप n को मल्टीप्लाई कर सकते हो और लिमिट आपका 0 से लेकर t तक हो जाएगा fx dx। ये आप कर सकते हो, फील फैक्टर ये है। ठीक है ना, यहाँ इनकी जगह क्या मैंने लिया है, 5। तो बजाय आप 0 से लेकर 5 तक जाओ, अब 0 से लेकर 1 तक जाओ और 5 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही है मतलब इसका। ठीक है, अब
इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है फैक्ट निकलते हैं। जैसे मान लो पहला तो स्टेटमेंट आप यही बोल दिए, ठीक है, कि जीरो से लेके एन टी तक अगर एफ एक्स डी एक्स को क्या करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो आप एन टाइम्स जीरो से लेके टी तक चले जाओ, एफ एक्स डी एक्स कर लो। इसी में आप इस तरह भी पा सकते हो आप, जैसे आपको मिल जाए लिमिट जीरो से लेके ए से लेके ए प्लस टी तक एफ एक्स डी एक्स, और फंक्शन का पीरियड टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जीरो से लेके टी तक जाओ, एफ एक्स डी एक्स निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर इसमें कुछ और भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मान लो लिमिट आपका दिया हो जीरो से लेके या फिर ए से लेके ए प्लस एन टी तक, यहाँ पे क्या था, टी था, यहाँ पे एन टी आ गया, एफ एक्स डी एक्स, और इस एफ एक्स का जो पीरियड है वो टी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करो आप, ए गायब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, एक इंटीजर है, और एन टी वाला खेल तो आप जानते ही हो, एन को बाहर लेके आना है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से लेके टी एफ एक्स डी एक्स, सिर्फ इतना ही कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि और लिमिट आपको दिया हो ए टी से लेके बी टी तक, ठीक है, ए टी से लेके बी टी तक एफ एक्स डी एक्स, तब इसका आंसर आप डायरेक्ट बी माइनस ए, ठीक है, जीरो से लेके टी एफ एक्स डी एक्स दे सकते हो। या फिर कई टाइप से आ सकता है, ठीक है। या फिर आपको ये भी दे सकता है ए प्लस एन टी से लेके बी प्लस एन टी तक एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एन टी कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, सिर्फ इतना कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फंडा है, आपको यही सब कुछ करना है। कुछ ऐसा भी आ सकता है, जैसे मान लो और ये भी दे सकता है, ए से लेके आपको बी तक बी प्लस एन टी तक जाना है, एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स का जो पीरियड है वो टी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर प्लस एन टी होता तो एन टी भूल जाते हैं, ए से लेके बी तक लिमिट लेके जाते हैं और एफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं। बट यहाँ पे ए से शुरुआत है, ए से लेके बी प्लस एन टी तक गया है, तो आप क्या करोगे, पहले ए से लेके बी तक जाओ, एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करो, प्लस अच्छा सिर्फ एन टी बच जाएगा, एन टी वाले खेल में आपको पता ही है एन बाहर आता है, ठीक है, जीरो से लेके टी तक जाएंगे और एफ एक्स डी एक्स कर लेंगे, ठीक है, ये आपको आंसर दे देगा। आई होप बच्चों ये सब कुछ करना आपको आ रहा होगा। फील फैक्टर के नाम पे आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये वाला फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो इन सारे प्रॉपर्टी के लिए। इन सब का मीनिंग एक है, ठीक है, आप जिस तरह सोचो इस चीज़ को। अब इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। बोर्ड के बच्चों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन और पीरियडिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लगभग न के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिशन में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है इवेल्यूएट 0 to 4 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो जैसे मैंने फंक्शन में बताया था कि मॉड साइन एक्स हो या फिर मॉड कॉस एक्स हो या फिर और सारे मॉड, इनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। पीरियड क्या होता है, पाई। तो आप इसको लिख सकते हो जीरो से लेके ये 4 पाई है, ठीक है, यहाँ पे अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई है, तो 4 को आप बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है। और ये लिमिट होगा जीरो से लेके पाई तक, और अंदर है मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये है। अब आप क्या कर सकते हो, चूँकि यहाँ पे कॉस है, कॉस एक्स है और मॉड भी लगाया हुआ है, तो आपको पता है कि कॉस एक्स जो है का ग्राफ कैसे होता है। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। आपको जीरो से लेके पाई तक देखना है, तो जीरो ये रहा और पाई 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 ये रहा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है पाई बाई 2, ये है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे तो ये क्या है, जीरो है, जीरो से लेके पाई बाई 2 तक ये क्या है, ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर देगा। और पाई बाई 2 से लेके पाई तक, ठीक है, ये क्या है, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 होगा,
ये 3π/2 होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, 0 देता है, ये बीच में पाई होगा। तो π/2 से लेके पाई तक ये क्या है, नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब 0 से लेके π/2 तक पॉजिटिव है और π/2 से लेके पाई तक ये एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव है। तो यहाँ पे ब्रेक होगा, 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे मॉड कॉस एक्स है, इसलिए 0 से लेके पहले क्या आएगा, π/2 तक जाएंगे, और वहाँ पे अंदर और फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉस एक्स आएगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा dx प्लस। नेक्स्ट जो है π/2 से लेके पाई तक जाओगे आप, क्योंकि आपको 0 से लेके पाई तक जाना था। तो अगली बार क्या होगा, π/2 से लेके पाई तक जाओगे, और π/2 से लेके पाई तक जो है कॉस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए नेगेटिव होगा। तो आपका जो ये मॉड ओपन होगा वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स dx। अब इसी को कैलकुलेट करना है, ये आपको आंसर दे देगा। अच्छा, ये 4 जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई है, याद रखना। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ओके बच्चों, ये हो गया 4। यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स पे जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 से लेके π/2 तक, ठीक है, माइनस का ये 4 मैं अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पर होगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और जो लिमिट होगा वो π/2 से लेके पाई तक होगा, π/2 से लेके पाई तक। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 हो गया अपर लिमिट। तो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, तो 4 × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे पहले पाई आएगा, तो साइन पाई 0 होता है, फिर माइनस होगा, साइन π/2 1 होता है, ठीक है, बट पहले 0 फिर -1, पहले 0 फिर -1, तो यहाँ पे -1 मिलेगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया प्लस का 4, तो 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 8। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा होगा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, ये कर लेना। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए जो है आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको पहले अपर लिमिट करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। तो 4 तो पहले ही बाहर था, साइन पाई क्या होगा, 0 होगा, 0 फिर माइनस लोअर लिमिट, तो साइन π/2 क्या होगा, 1 होगा, तो -1, इसी की वजह से -1 मिला है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर ओवरऑल है वो कितना है, 8 है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व। अगला क्वेश्चन है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन है और लिमिट है 0 से लेके 25 तक, और अंदर क्या है, e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, dx है। तो आपको ये पता होगा कि x अगर कोई रियल नंबर है तो इसको आप लिख सकते हो, ये 2 नंबरों का सम होता है, एक इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये मैंने फंक्शन में बताया था कि x जो है इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इधर आएगा तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बराबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके 25 तक e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब मैं अगर पूछूँ आपसे कि ओवरऑल इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो मैंने फंक्शन में बताया था कि अगर किसी बेसिक फंक्शन का अगर पीरियड आपको पता है t है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो है पीरियड t है, तो अगर इस पे कोई और फंक्शन आता है बेस में या फिर पावर में, ठीक है, कोई भी अदर फंक्शन आता है तो इसके पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लीनियर रिप्लेसमेंट ही आपके पीरियड में फ़र्क लाता है, ठीक है, सिर्फ लीनियर रिप्लेसमेंट ही आपके पीरियड में फ़र्क लाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x होता, ठीक है, e⁻ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x होता, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होता,
1/3 1/3 होता, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है, और चूँकि इसका कोएफिशिएंट 3 है जो कि एक लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर जो है रिप्लेसमेंट है, तो इस लीनियर एक्सप्रेशन की वजह से 3x क्या है, लीनियर है, इसकी वजह से आप 1/3 की हो। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल ई पे पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ओके, तो अगर आपको पता चल गया कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसका पीरियड क्या है, 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 0.25 × 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। अब आपका काम हो गया। तो अपर लिमिट में क्या लिखा है, nt लिखा है, nt, तो इसको आप क्या कर लिख सकते हो, 25 नीचे आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, और ये क्या हो जाएगा, e पे पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 0 से लेके 1 तक में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x के बराबर ही होता है, ठीक है, जो भी आएगा x के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 25 इंटीग्रेशन में 0 से 1, ठीक है, क्या लिख सकते हो, e पे पावर x लिख सकते हो, क्योंकि 0 और 1 के बीच, 0 से लेके 1 इंटरवल के बीच में अगर x की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या देगा, सिर्फ x देगा। जैसे मान लो x के नाम पे मैंने ले लिया 0.5, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 क्या देगा, 0.5 ही देगा। मतलब जो ये x है वो x ही मिलेगा, कब, जब इंटरवल आपका 0 से लेकर 1 तक होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, अब तो आपका काम आसान हो गया, ठीक है, अब तो बेहद ही आसान है। तो ये हो गया 25। अब e पे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे x ही होता है, और लिमिट क्या होगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 1 तो क्या होगा, e होगा, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो e पे 0 क्या होगा, 1 होगा। तो e - 1 यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, अपर माइनस लोअर करेंगे तो e - 1 मिलेगा। तो ओवरऑल आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 25 e - 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, 7 प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब इसके बाद जो है लिमिट एज सम है और लेबनीज़ थ्योरम है, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर जो है ये चैप्टर क्लोज होगा डेफिनेट, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय करके पढ़ाई करो, बाय बाय।